थैंक यू जी फॉर द विशेस, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई तो हमने सो फार जो केसेस किए वो केसेस में मॉक की वीडियो सोल्यूशन हाँ आज मैं बना दूंगा। असल में मैं बस वो अपनी CFAP 6 की क्लासेस में बिजी था वहाँ पे ना पूरे वीकेंड को, तो मैं इस हफ्ते आपको मॉक का सोल्यूशन दे दूंगा। सही है इंशाल्लाह। मैं बस वहाँ पे बिजी हो गया था CA फाइनल में, मैं इस हफ्ते आपको देता हूँ। आपको नहीं लगता हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं? नहीं, बस मुझे बताओगे इससे तेज़ जाऊंगा तो आप लोगों की क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ग्रुप में आता? मतलब इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ से वहाँ जाना। देखो एक तो अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा प्रीमियम भी पड़ा हुआ है इसके। अगर मेरे पिछले बैच के लेक्चर देखोगे ना, पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4 घंटे में हो जाएगा। 4 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3 घंटे में हो जाएगा। पर उसमें मेरे ख्याल से पता है होता क्या है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा और सवाल आएगा तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम प्रैक्टिस करते रहें कि रेदर देन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे के निकल जाऊँ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं इस बार आपको बिल्कुल न्यू पढ़ा रहा हूँ, फ्रेश, कि जीरो से लेके चल रहे, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, सब साथ साथ चलता रहेगा। सही है ना? तो इस तरीके से लेके चल रहे, नॉट स्लो। हम आगे देखो एक वेव लेंथ बननी चाहिए ना। अभी आप लोगों को बेसिक्स ही नहीं आती, तो जब बेसिक्स आ जाएंगी, वेव लेंथ बन जाएगी, तो हम फिर स्पीड पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्यों आपको नॉलेज डेवलप हो जाएगी बाकी स्टैंडर्ड्स की। तो वो मिक्स भी करना है मैंने। सही है? तो उस हिसाब से अपने पेस पे लेके चल रहा हूँ मैं। चलें ओके। तो भाई देखो मतलब तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरे कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स आते हैं, अभी भी ऑडिट में आज वापस आया है अल्लाह के करम से। तो आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है कि आपको तो लेना है, मुझे मेंटेन करना है और सस्टेन करना है। तो वो बेफिक्र रहे हैं, वो मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ। चलें मुझे एक बात बताएं, हमने कौन से केसेस शुरू किए हुए थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? ट्रांसफर्स के। ऐसा ही है, आप लोगों ने पार्टिसिपेटिव रहना है, मुझे बताना है आज एक एक करके। आपने कहा सर आपने ट्रांसफ़र के केसेस शुरू किए हुए थे। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, ट्रांसफ़र के केस में आपने पहला केस किया था सर, पहला केस क्या था? PP से IP में गए थे, ऐसा था? ये केस 1 था। अच्छा मुझे एक बात बताते, इस केस 1 में आप लोगों ने क्या किया था? शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मुझे जल्दी बताओ इस केस में आपने क्या किया था। पहले आपने PP को क्या किया था जी, और उसके गेन लॉस को कहाँ फेंका था? OCI में, और देन उसको ट्रांसफ़र किया था कहाँ पे? IP में, ताकि गेन वहाँ जाके रिकॉर्ड ना हो। एग्रीड? और यहाँ पे हमारा मकसद ये था, जो हमने सीखा था, यहाँ पे हमारी थीम ये थी इस केस 1 की कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी होनी थी? फेयर वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही थी? फेयर वैल्यू पे। यहाँ पे इसको साथ लिखते हैं ताकि बना रही है। IP एट कौन सी वैल्यू? फेयर वैल्यू। अच्छा अब मुझे बताएं, आपने मेरे साथ किया था केस 2। केस 2 में क्या हुआ था? आप आए थे IP से PPE में। अच्छा अब मुझे बताएं, यहां पे IP जो कैरी हो रही थी, हाँ जी, IP जो कैरी हो रही थी वो फेयर वैल्यू पे हो रही थी। तो हमने क्या किया था जल्दी बताएं, हमने क्या किया था? हमने यहां पे पहले IP को क्या किया था? रीवैल्यू किया था। गेन कहां फेंका था? प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। और फिर उसको उठा के क्या किया था? PP में ट्रांसफर कर दिया था। कुछ यही समझी थी आज तक की। ये बेसिक केसेस तो हमने इसको अप्लाई करना भी सीखा। यस अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बातें हो गई। आओ केस 3 करते हैं आज, और इतना आसान कि तुम्हारी सोच है। मैंने कहा सर मैं आज वापस आपको सिखा रहा हूं PP से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी कैरीड एट कॉस्ट। ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपने नोट करनी है। देखें हमने पहले भी PP से IP में जाना सीखा है, पर पहले IP किस पे थी? फेयर वैल्यू पे। IP थी फेयर वैल्यू पे। अच्छा आपको ये तो पता है ना
कि एक आईपी को फेयर वैल्यू पे रखूंगा तो फिर तमाम को किस पे रखना है, फेयर वैल्यू पे रखना है। अच्छा अब नीचे जो है यहाँ पे मैंने क्या हर एक आईपी को कॉस्ट पे रखा हुआ होगा, यस, क्योंकि एक आईपी कॉस्ट पे होगी तो सारी आईपीज कॉस्ट पे होंगी, वो फेयर वैल्यू की एक्सेप्शन अपनी जगह है। पर बाय डिफॉल्ट अगर एक आईपी कॉस्ट के ऊपर है तो तमाम आईपीज किस पे होंगी, कॉस्ट पे होंगी। तो अब यहां से वहां के जाने तक के सफर में क्या चीज है वो भी एक बेसिक अकाउंटिंग से सीख लेते हैं। मैंने अज्यूम ये किया कि मैंने जनवरी 1 2023 में एक पीपी खरीदा यानी बिल्डिंग खरीदी, तो मैंने एक एंट्री बनाई बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट लेट से 10 मिलियन से, सही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ओनर ऑक्यूपाइड। अच्छा मैंने कहा कि सर इसकी लाइफ कितनी है इस दिन के ऊपर, तो हमने कहा इसकी लाइफ है 20 ईयर्स, सही है यार 10 ईयर्स कर लेते हैं चलें। मुझे बताओ क्या ये डेप्रिशिएट होगा, होगी, बिल्कुल होगी। हमने कहा 31 दिसंबर 2023 पे मुझे अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए तो वो कितने का आएगा, 1 मिलियन का, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कितने का, 1 मिलियन का। कोई आपसे पूछे कि इस दिन के ऊपर ये जो बिल्डिंग है वो कितने पे कैरी हो रही है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, 9 मिलियन। और वो कैसे निकाली आपने, सर 10 मिलियन में से माइनस कर दिया 1 मिलियन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेसिक है। अच्छा हुआ ये कि जनवरी 1 2024 मतलब अगले साल का शुरू हुआ ये कि हमने इस प्रॉपर्टी को वेकेंट किया और वेकेंट करते ही किस पे दे दिया, रेंट पे दे दिया। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई इस वक्त पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो क्या ये बिल्डिंग पीपीई में रहनी चाहिए या आईपी में चली जानी चाहिए, आईपी में चली जानी चाहिए। अच्छा आईपी में जाएगी तो आपका दिमाग चलना चाहिए वहां जाके क्या ये फेयर वैल्यू पे कैरी होगी या कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। इसका मतलब ये है वहां पे जाके कभी भी ये फेयर वैल्यू पे नहीं आएगी, तो कोई फेयर वैल्यू गेन भी नहीं आएगा वापस से। भाई वहां जाके क्या ये कभी फेयर वैल्यू पे आएगी, क्योंकि वहां पे पॉलिसी कौन सी है, कॉस्ट मॉडल। वहां पे जाके कभी ये फेयर वैल्यू पे, अच्छा तो वहां पे जाके अगर ये फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आपके दिमाग में ये बात आती है तो कोई फजूल का गेन बुक हो ही नहीं सकता। जैसे पहले केसेस के अंदर क्या हो रहा था कि आईपी में जाके वो फेयर वैल्यू पे जाता तो फेयर वैल्यू गेन आता, तो हमने क्या कहा था, पहले गेन पीपी में बुक करो फिर वहां लेके जाओ। याद है, देखो ये ओसीआई वाला, पहले पीपी में रीवैल्यू किया था फिर आईपी में लेके गया था, क्योंकि उसके आगे के गेन आईपी के थे। क्या यहां पे कभी भी कोई गेन आएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू पे है ही नहीं, तो यहां पे मुझे ये टेंशन नहीं है। तो इवन दो मैं ये देखूं और मैं कहूं कि इसकी फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दी हुई है कितनी, 12 मिलियन की, मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करूंगा और बिल्डिंग को क्रेडिट कर दूंगा 9 मिलियन से। जितने पे यहां पे कैरी हो रहा था ना उतने से उठा के यहां ले आया, बस दैट्स इट, सिंपल। अच्छा सर आपने इसको रीवैल्यू क्यों नहीं किया, भाई इसलिए नहीं किया, रीवैल्यू तो तब कर रहा था जब मुझे ये डर था कि वहां जाके वो ऊपर वैल्यू जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में गेन बुक हो जाएगा, जो कि मैंने कहा वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी किस पे कैरी हो रही है, कॉस्ट पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है, कॉस्ट पे। तो हमने सिंपल क्या किया, जो चीज यहां पे जितने पे पड़ी हुई थी उतने को उठाई वहां पे ट्रांसफर कर दी। अब ये आईपी जनवरी 1 पे कितने पे आके रुक गई है, जल्दी बताओ, 9 मिलियन पे। अच्छा अब आप ये सोचें, तसव्वुर करें, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू से ही कॉस्ट पे होती तब भी इतने पे ही होती है ना, यानी आप तसव्वुर कर लेंगे शुरू से ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती और कॉस्ट पे कैरी हो रही होती तो वहां पे भी तो डेप्रिशिएट ही होती है ना, और कितने की बचती,
तो अभी भी वही दिख रहा है, कोई एडिशनल गेन वेन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जबकि ऊपर जो पहला केस सीखा था हमने, उसके अंदर ये हो सकता था कि अगर ये उसूल ना बनाया जाता तो यही 9 मिलियन की चीज 12 मिलियन पे रिकॉर्ड होती और फिर 3 मिलियन का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता। जबकि उसने मना किया, उसने कहा पहले गेन कहां बुक करो, पीबी में, उसका गेन कहां फेंकना, ओसीआई में, प्रॉफिट में या प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट के बाद, और उसको कहां जमा कर देना, रिजर्व में। एग्रीड। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसको कहां ले गए, आईपी में। अच्छा, इसके बाद के जो गेन्स थे वो कहां आ रहे थे, आईपी में। पर आप जब कह रहे थे इसके बाद के गेन्स, आप क्या कह रहे थे, इसके बाद के गेन्स, पर इस केस में जो मेरी एग्जांपल है अभी, क्या इसके बाद कोई गेन होगा या वो कॉस्ट पे ही रहेगी, कॉस्ट पे रहेगी, क्योंकि उसकी पॉलिसी है, वो नहीं चाहता कि मैं बिला वजह एक एक प्रॉपर्टी वैल्यू को बुलाऊं, वैल्यूएशन कराऊं, बिला वजह दिमाग खराब करूं। उसने बोला मैं किस पे रखूंगा इसको, कॉस्ट पे, और हर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रखेगा, कॉस्ट पे। तो सबसे आसान तरीका इस वाले मेथड में ये होता है कि पीपी को जितनी वैल्यू पे पहुंचाया वो उतने पे ट्रांसफर कर दो, बस। बात समझ आती है। अब मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल करता हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब डेप्रिशिएट होगी? हाँ जी, सोच के बताना है, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अभी डेप्रिशिएट होगी? ये आप लोगों ने बताना है जल्दी से। इलियास कह रहे हैं यस, किरण कह रही हैं यस, सिद्रा कह रही हैं यस। हाँ जी, आप दोनों क्या कहते हैं? यस होगी। क्यों होगी? सर कॉस्ट मॉडल पे उसका वियर एंड टियर दिखना चाहिए। फेयर वैल्यू होती है तो क्या वियर एंड टियर उसमें कैप्चर हो जाता है? तो जब वियर एंड टियर उसमें कैप्चर हो जाता है तो फिर कुछ करने की नीड ही नहीं होती है। पर यहां पे आई बिलीव इधर तो वियर एंड टियर कैप्चर नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताते हैं कि अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दूं, 9 मिलियन को किससे डिवाइड कराऊं? वेरी गुड। वाई 9 ईयर्स? क्योंकि सर 1 साल गुजर चुका है और 9 मिलियन जो है ना वो रिमेनिंग अमाउंट है। तो हम कहेंगे ये 9 मिलियन के फायदे 9 साल मिलेंगे। तो क्या हम इसको 1 मिलियन से डेप्रिशिएट कर दें? ये आ गया हमारे पास। तो सर इसमें आज हमने सीखा क्या? सीखा ये कि जब भी पीपी से आईपी में जाओगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही होगी, कॉस्ट पे, तो जितने पे पीपी कैरी हो रहा है उतने से उठा के वहां ट्रांसफर कर देना, कोई गेन लॉस बुक नहीं करना। आखिर बार पूछता हूं, गेन लॉस तो तब बुक करते ना जब हमें डर हो कि वहां पे जाके इतना सारा गेन बुक हो जाएगा, जबकि वो तो यहाँ पे केस ही नहीं है। वो डर कब था? जब आईपी किस पे हो रही होती है, फेयर वैल्यू पे। तो वो कहता है पहले यहाँ पे रीवैल्यू करो, ओसीआई में फेंको, फिर वहां लेके जाओ, ताकि उसके आगे के गेन्स वहां पे रिकॉर्ड हो। बात समझ आती है? अच्छा सर, एग्जामिनर ने ये कॉन्सेप्ट कभी टेस्ट भी किया है? देखो यार, कुछ किए हैं कुछ नहीं किए, पर क्या मैं वो कराऊं जो उसने किया है या मैं सब कराऊं? सब कराऊंगा ना, सही है। तो हम सब कर रहे हैं। चलें इसको कॉपी कर लें केस 3 को, या शुरू से करना है? शुरू से कर लें जल्दी से। अच्छा हाँ, फिर सही है। एस्टिमेट होता है कि इतना मेरा यूज हो गया एसेट। तो वो चेंज इन एस्टिमेट है, वो हमारी एसेट में सीखेंगे आगे। आगे सीखेंगे ना, वो तो अभी वो बात ही नहीं कर सकते जो हमने सीखी नहीं। तो हम वो आगे सीखेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट लाइफ चेंज हो जाए तो क्या करना है। तो वो आगे, अभी तो हम कह रहे हैं कि सब सीधा सीधा है। सर पीपी टू आईपी बोथ कॉस्ट मॉडल पर हों तो हमें फेयर वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर करना है। यस बिल्कुल, लिहाज ऐसा ही है। आपने सोचना आईपी का है पहले कि आईपी किस पे कैरी हो रही है। एग्रीड? तो आपने सिंपल ये देखना, आईपी अगर कॉस्ट पे कैरी हो रही है कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे जितने पे पीपी पड़ा हुआ है उस दिन के ऊपर, उसको उठा के कहाँ फेंक दो, आईपी में, कहानी खत्म। और आगे से वो सिंपल सिंपल चलेगा। सही है ना? दोनों केसेस याद होने चाहिए। स्क्रॉल करूँ ये? हाँ जी, स्क्रॉल करूँ जानी? ये केस लाजमी कॉपी करेंगे आप।
हाँ जी डन। ये हो गया तो बताएं, फिर केस 4 पे चलें। डन। हाँ जी ऑनलाइन वाले हो गया कॉपी, आगे चलें। चलें बेहतरीन। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं अपने पास केस 4 की। पहले तो मैंने 2 आपको रिवाइज करा दिए ना, उसके मैंने लेंदी सवालात भी करा दिए हैं आपको। केस 4। अच्छा अब मैंने कहा सर मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट कॉस्ट। पीपी में जा रहा हूँ, सही है। तो ये एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने कहा सर मैंने जनवरी 1, 2023 में एक बिल्डिंग खरीदी, रेंट पे दे दी, कहाँ क्लासिफाई होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट की और कैश क्रेडिट कर दिया 20 मिलियन से। अच्छा सर क्या ये डेप्रिशिएट होगी? होगी नहीं होगी? होगी। क्यों क्यों होगी? कॉस्ट पे कैरी हो रही है तो उसका असल वियर एंड टीयर फेयर वैल्यू में होता है ना, तो वो तो कैप्चर ही नहीं हो रहा। तो सर डेप्रिशिएट तो होगी। चलें, हमने कहा सर डेप्रिशिएट तो होगी, तो हमने 31 दिसंबर 2023 पे आए और हमने कहा सर अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लाइफ जो है वो है 10 ईयर्स। सही है जी। तो हमने कहा यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 20 मिलियन को डिवाइड कर दिया मैंने 10 सालों से, कितना आ गया? 2 मिलियन। अच्छा कोई आपसे पूछे ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? 18 मिलियन बिल्कुल। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 18 मिलियन। ये फेयर वैल्यू नहीं है, दिस इज द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मौजूद है। चलें जी, यहां तक हम साथ हैं। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू उसकी मार्केट में जो भी हो आपको उससे करनी है। वालेकुम सलाम यार, उसको ये बोलते हो मेरा बैग दे जाए यहाँ पे। हाँ, कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 18 मिलियन। अच्छा इसकी फेयर वैल्यू 22 मिलियन होती, आपको कुछ गज होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपका मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू आसमानों को चली जाए, आपने चूज किया हुआ है कि आप किस पे रखेंगे। और ये वो कंपनियां करती हैं जो कहती हैं कि हमारे पीएनएल में बिला वजह का गन नहीं आना चाहिए, कि किसी टाइम एक साथ गेन आ जाएगा, किसी टाइम एक साथ लॉस आ जाएगा। तो वो जो अवॉइड करना चाहती हैं वो किस मॉडल पे रहती हैं? कॉस्ट मॉडल पे। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई गन खुराबात नहीं होने चाहिए, सीधा सीधा हिसाब किताब ऑपरेशंस चलना चाहिए। सही है ना? ये हिसाब किताब होना चाहिए। ये क्लियर है तो बताओ, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। अच्छा भाई ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलें, अब हमने कहा, अब हुआ ये कि जनवरी 1 अब हुआ ये भाईजान कि जनवरी 1 2024 में हमने इस प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया। अच्छा जब प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? हाँ जी, प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? हाँ सही बोला,
गलत नहीं किया, आईपी है अभी, हाँ अभी भी आईपी है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भरी है। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, वेकेट करके हम ये कह रहे हैं ऑक्यूपाई हो गया हेड ऑफिस, अब पीपी हो गया, पक्की बात है। चलें जी, अब पीपी हो गया। अब मुझे बताएं, मुझे यहां पे क्या करना है, पीपी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अच्छा, पीपी मैंने डेबिट किया 18 मिलियन से और ये क्रेडिट कर दिया 18 मिलियन, सिंपल अकाउंटिंग, जितने पे यहां पे मौजूद था वहां फेंक दो। अच्छा, इसके पहले क्या केस था, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही थी तो आपने पहले बोला फेयर वैल्यू को अपडेट किया था और फिर उठा के वहां फेंका था, क्योंकि आपने कहा था जो फेयर वैल्यू को गेन है वो बुक करो फिर लेके जाओ। यहां पे क्या कोई चीज फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, सिंपल जितने पे पड़ी हुई थी उतने पे वहां ले जाओ, क्योंकि कोई बिला वजह का चीज है ही नहीं ना, क्योंकि आपका मकसद भी नहीं था। तो अब एक समरी बात कर लेते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे बड़ी स्पीड में, क्योंकि समराइज वे है। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मुझे जाना है पीपी से, पीपी से कहाँ जाना है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, तो क्या करूंगा, पहले रीवैल्यू करूंगा और फिर वहां फेंकूंगा। कहां पे फेंकेंगे इसको फिर, पीपी में। अच्छा, रीवैल्यूएशन का गेन कहां जाएगा, हाँ ये बताओ कि रीवैल्यूएशन का गेन कहां जाएगा, नहीं रीवैल्यूएशन का गेन जो वहां पे आएगा ओसीआई में जाएगा। अब आईपी में आ गए, अब आईपी का गेन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, पर बाद में, बाद में वहां पे रीवैल्यूएशन का गेन कहां जाता है, ओसीआई में। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, मैं आईपी से पीपी में आ रहा हूं, मैं आईपी से पीपी में आ रहा हूं, आईपी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, क्या करूंगा, पहले आईपी को रीवैल्यू करूंगा, इसका गेन लॉस कहां लेके जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर कहां फेंक दूंगा, पीपी में, नॉर्मल चीज, एग्रीड। आगे आईपी का तो हाँ आईपी का पीएनएल में जाएगा, पर हम पहले क्या बात कर रहे थे, पीपी से कहां जा रहे थे, आईपी में, तो पहले पीपी का गेन कहां जाता है, ओसीआई में, वो हमने सीखा था। चलें एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा फिर मैंने दूसरा केस करवाया, मैं पीपी से आईपी में जा रहा हूं, आईपी कॉस्ट पे रहेगी, मैं पीपी से आईपी में जा रहा हूं, आईपी किस पे रहेगी, कॉस्ट पे रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा, पीपी को कुछ रीवैल्यू करूंगा या जितने पे उतने पे, जितने पे उतने पे आगे फेंक दूंगा, क्योंकि कोई गेन लॉस नहीं, क्योंकि मुझे कोई डर भी नहीं है ना, मुझे कोई डर भी नहीं है। अच्छा उलट करते हैं, आईपी कॉस्ट पे कैरी हो रही है और मुझे पीपी में फेंकना है, तो क्या कुछ रीवैल्यू करूंगा या जितने पे उतने पे, सिंपल बात समझ आते। देखो यही हुआ ना, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 18 मिलियन पे थी और 18 मिलियन को उठा के कहाँ फेंक दिया, पीपी में, कोई मसले वाली बात नहीं, सीधा सीधा। देखो फेयर वैल्यू पे तो तब आएगा ना जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हों। अगर एक पीपी को या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने कॉस्ट पे रखना है तो जितने पे यहाँ पे उतने पे वहाँ पे होगा, और जितने पे यहाँ पे उतने पे वहाँ पे होगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है। दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर्स, क्लैरिटी है। तो अब मैं ज़रा इसको कॉपी कराने के लिए देने से पहले मैं सिंपल एक काम करूँ, मैं यहाँ पे आऊँ, मैं खाली आपको रीड करवाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके लिए समरी बनाई है, और होपफुली आपको समझ आएगी अब से। चलें ये रीड करते हैं, जानिए आप लोग, फिर ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा मैं ऐसे की ऐसे आपको। हम क्या कर रहे हैं, पीपी से आईपी जा रहे हैं, पीपी से आप बोलेंगे और फिर मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा कि होना क्या चाहिए। आईपी किस पे कह रही होगी, फेयर वैल्यू पे। अच्छा आपके दिमाग में क्या आता है, पहले क्या करना चाहिए, पहले रीवैल्यू करना चाहिए भाई। हाँ जी ऑनलाइन वालों, पहले रीवैल्यू करना चाहिए। ओके, आपने कहा प्रॉपर्टी अंडर IAS 16 शैल बी रीवैल्यू टू द फेयर वैल्यू, एग्रीड। गेन लॉस कहां जाएगा, गेन लॉस कहां जाएगा, OCI में। अभी आप कहां पे मौजूद हैं, पीपी में। गेन लॉस कहां जाएगा, OCI में। ये गलती नहीं करना, गेन लॉस कहां जाएगा, OCI में। आईपी पे फेयर वैल्यू पे जाना है, आईपी वहां पे जाने के लिए पहले ये कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, डी रिकग्नाइज करूंगा, पीपी रिकॉर्ड कर लूंगा, आईपी
बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो गेन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि अब वो टेक्निकली आईपी बन चुकी है। हमें डर ये था ना कि उससे पहले का नहीं उसके बाद का होना चाहिए, तो वो हो गया। पहले बताओ यहां तक एग्रीड है? केस क्या है? पीपी से आईपी। अभी भी पीपी से आईपी है, पर आईपी किस पे कह रही होगी? कॉस्ट मॉडल पे। तो आप मुझे बताएं मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैं डेप्रिसिएशन बुक कर लूं? पक्की बात है। ये देखें, डी रिकॉग्नाइज एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टू ब्रिंग इट द कैरिंग अमाउंट। हमने यही किया था ना कि 20 मिलियन की चीज थी, 10 मिलियन की चीज थी, 1 मिलियन माइनस करके उसको कैरिंग अमाउंट पे ले आए थे। कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 9 मिलियन। ये भी यही कह रहा है, कैरिंग अमाउंट निकाल लो। हमारी एग्जांपल में जल्दी बताओ, पीपी से आईपी में जाने में कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 9 मिलियन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरे क्या कह रहा है? डी रिकॉग्नाइज पीपी और रिकॉर्ड कर लो। फेयर वैल्यू गेन कहां गया? है ही नहीं, क्योंकि आईपी किस पे होगी? कॉस्ट पे। वेरी गुड। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? बेसिक बात की मैंने तुम लोगों से। आईपी डेप्रिशिएट होगी कितने पे? यूजफुल लाइफ पे। और क्या लिखा हुआ है? यूजफुल लाइफ भी कौन सी? एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखो लिखा हुआ है, सिंपल। तुम लोगों के लिए समराइज कर दिया कि भाई ये पढ़ के जाओ, तुम्हें रिकॉल होना चाहिए। आईपी में गया, जिस दिन आईपी में गया उस दिन उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है उससे डिवाइड करो, आगे ले जाओ। क्लियर है? पहले बता दो ऑनलाइन वालों, क्या ये केस समझ आता है? पीपी से आईपी वाला 100% केस है। पीपी से आईपी वाला 100% केस तुम्हारे सामने रख दिया है मैंने। क्लियर है? दिस समरी विल हेल्प यू टू रिवाइज, कि आपको पता होगा क्या करना है एग्जाम में। चलें अगला। अब आईपी से पीपी में जाते हैं। सही है? केस बताऊं, खुद बताओगे मुझे कि क्या करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जल्दी से। आईपी किस पे कह रही हो रही है? फेयर वैल्यू पे। सही है? ये बात याद रखिएगा, आईपी किस पे कह रही हो रही है? अच्छा जल्दी से सोचो, आईपी अगर फेयर वैल्यू पे कह रही हो रही है तो क्या डेप्रिशिएट हो रही होगी? नहीं। डेप्रिशिएट तो क्या करेंगे? पीपी में फेंकने से पहले, पीपीई में फेंकने से पहले क्या करेंगे? इसको वेरी गुड, रीवैल्यू करेंगे। वेरी गुड। और रीवैल्यू करके उसका गेन लॉस कहां लेके जाएंगे? आईपी का प्रॉफिट एंड लॉस में। देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी अंडर IAS 40 शैल बी रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू। गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक तुम लोगों ने सही बताया। अब क्या करूं? अपडेट हो गई ना प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब ट्रांसफर करेंगे, तो कहां ट्रांसफर करेंगे? पीपी में। ये देखो, डी रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी एज आईपी एंड रिकॉर्ड एज पीपी। अब पीपी डेप्रिशिएट होगा लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ पे। सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ पीपी शैल बी डन एज पर IAS 16 के डेप्रिशिएट होगा। याद रहेगी बात? चले, अभी भी वापस वही केस है, आईपी से पीपी, बट आईपी किस पे कह रही हो रही है? कॉस्ट मॉडल पे। अच्छा मैं क्या करूं? आईपी डेप्रिशिएट होगी पक्का? कब तक डेप्रिशिएट होगी आईपी? ट्रांसफर से पहले तक। तो हमने कहा डी रिकॉग्नाइज एनी एक्यूमुलेटेड अगेंस्ट आईपी टू ब्रिंग इट टू द, हमारी एग्जांपल में 20 मिलियन से 18 पे आ गया था, वो कैरिंग अमाउंट आ गई थी। उसके बाद क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। देखो, डी रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी इज आईपी एंड ट्रांसफर इट टू पीपी। अच्छा क्या पीपी डेप्रिशिएट होगा लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ पे? देखो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी शैल बी डन एज पर IAS 16। भाई ये बातें याद रहेंगी। अब इससे ज़्यादा समराइज नहीं हो सकता ही है। ये एक पेज पे ला दिया मैंने कि भाई दोनों केसेस, चारों केसेस एक जगह आ गए, और उसकी इलस्ट्रेशंस ये हैं, ये वाली। ये कॉपी कर लें जल्दी से केस 4, ताकि हम आगे चलें।
हाँ भाई हो गया कॉपी ये। चलें आगे। ओके तो हमने दोनों मॉडल सीख लिए, आईपी चाहे कॉस्ट पे कैरी हो रही हो या फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही हो, ट्रांसफर्स के तरीके मुझे आ गए हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली उसी को देख के चलना पड़ेगा। अच्छा अब आगे ट्रांसफ़र का एक और केस भी है, मैं उसको हल्का सा रोक के एक और चीज़ करा रहा हूँ ताकि आपके पास पेपर करा पाऊँ एक। सही है, इधर आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जॉइंट यूज ऑफ, क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर्टीज। जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। अच्छा जॉइंट यूज का मतलब क्या है, ज़रा ये देख लेते हैं। हमने कहा कि सर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और हमने कहा इस बिल्डिंग के तीन फ्लोर्स हैं। सही है जी, तीन फ्लोर हैं। अच्छा जिसमें से हम ये कह रहे हैं कि ये जो फ्लोर है, सही है, ये हमने रेंट पे दिया हुआ है, ये फ्लोर हमने रेंट पे दिया हुआ है, और ये दोनों फ्लोर सेपरेटली सेल हो सकते हैं। अच्छा अब समझने की बात क्या है, और ये यहाँ पे मेरा अपना हेड ऑफिस है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जॉइंट यूज़ हो? जल्दी बताएं। यहाँ पे मेरा अपना हेड ऑफिस है, एग्रीड? ऑनलाइन वाले पहले बताओ, बात समझ आती है? बेसिक बात हो गई। अच्छा अब स्टैंडर्ड ये कहता है आप इन दो फ्लोर्स को पेंटिंग थोड़ी गंदी है मेरी बट समझ आ रही होगी, आप इन दो फ्लोर्स को, सही है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रख सकते हैं, या इसके अंदर ही लिखते हैं बल्कि बाहर ही सही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहां पे लिख रहा हूं कैन बी केप्ट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो वो दोनों फ्लोर जो है ना ऊपर वाले, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल के लिए, पर शर्त यह है कि वो अलग से बिक सकें। शर्त क्या है? अलग से बिक सकें। अच्छा अलग से बिकने की कंडीशन क्यों लगाई पता है? स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर वो फ्लोर अलग से नहीं बिक सकते, अगर वो फ्लोर अलग से, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वह लॉजिकल बात है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मैं आज चाहे किसी को भी बेच दूं तभी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगी ना। आज मैंने एक घर खरीदा हुआ है तो मैं उससे या तो रेंट कमाऊंगा या उसको बेचूंगा, तो अगर मैं उसको अलग से बेच नहीं सकता तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता। इवन तो मैंने रेंट पे भी दिया हुआ, पर अगर अलग से नहीं बिक सकती तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अब ज्वाइंट यूज की बात आ गई है। किसकी बात आ गई है? ज्वाइंट यूज की। अब इस ज्वाइंट यूज के अंदर आप देखें, मैंने एक फ्लोर पे क्या रखा हुआ है? हेड ऑफिस, और बाकी दो फ्लोर रेंट पे दिए हुए, और जो दो फ्लोर रेंट पे दिए हुए हैं वो अलग से बिक भी सकते हैं। तो इस केस में स्टैंडर्ड ये कहता है यू आर अलाउड टू कैरी टू फ्लोर्स एज कौन सी प्रॉपर्टी? आईपी। और ये जो एक फ्लोर है
उसको आप कहाँ रखेंगे? पीपी के अंदर, बशर्ते कि वो 2 फ्लोर जो हैं आपके वो अलग से सेल हो सके। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ऑनलाइन? तो जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? और अगर मैं अलग से बेच नहीं सकता क्योंकि कोई रहने ही नहीं आएगा, बोलेगा भाई नीचे काम हो रहा होता है, अपनी फैमिली थोड़ी ना रख सकते हैं ऊपर, तो मुझे एक बात बताओ, तो उस केस के अंदर क्या आप ऊपर वाले को आईपी कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो अलग से सेल नहीं हो सकती। पहले बताओ, यहाँ तक बेसिक बात समझ आती है? अब देखो मैं इसकी आपको प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ जो मैंने बनाया है हिसाब किताब। ये हम इसको बंद किया, ये रहा। अब रीड करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच आर पार्टली यूज फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर एडमिन पर्पजेस। ये कौन सी डेफिनेशन थी? ओनर ऑक्यूपाइड की। एंड पार्टली यूज टू अर्न रेंटल इनकम, जॉइंट यूज हो गया। आगे इस केस में इफ बोथ पार्ट्स आर सेपरेटली सेलेबल, बोथ पार्ट्स शैल बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। पहले बताओ, बात समझ आती है? अगर दोनों पार्ट्स सेपरेटली सेलेबल हैं तो वो दोनों के दोनों पार्ट्स अलग अलग तरीके से अकाउंट फॉर हो सकते हैं। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन तो प्लीज बताओ यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब देखो, अगर दोनों पार्ट्स सेपरेटली सेलेबल नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल जो मेरी एग्जांपल थी ये वाली, इसके अंदर आप वो दोनों फ्लोर और ये नीचे वाला अलग अलग बेच नहीं सकते, तो फिर उस केस में वो कहता है कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा पूरी प्रॉपर्टी वो कहलाएगी। जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा पूरी प्रॉपर्टी। अब अज्यूम करो इसमें कि इसके अंदर, मैं आपसे पूछता हूँ, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं सिनेरियो, इसके अंदर ऊपर के 2 फ्लोर अलग से बिक नहीं सकते और नीचे वाला अलग से बिक नहीं सकता, पर यूज तो जॉइंटली हो रहे हैं ना। तो वो कह रहा है अब जो सिग्निफिकेंट पार्ट होगा ना उसको वहां ले जाना। तो सिग्निफिकेंट पार्ट कौन सा? आईपी। आईपी। तो अब इसकी पूरी बिल्डिंग की अकाउंटिंग कैसे हो जाएगी? आईपी के तहत। क्योंकि लॉजिक क्या है? इनसिग्निफिकेंट पार्ट पीपी है और सिग्निफिकेंट पार्ट आईपी है। सिग्निफिकेंट एरिया के हिसाब से देखो, 3 में से 2 कितने फ्लोर हैं? आईपी के। तो मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को किस पे ले जाऊंगा? आईपी में। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? देखो वो क्या रहा है, पीपी सिग्निफिकेंट पीपी नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आप इसमें से बोलेंगे 2 फ्लोर हेड ऑफिस के, 1 फ्लोर किसका है, तो फिर आप क्या कहते हैं उस केस में कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किस में आ जाती? पीपी में, क्योंकि बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट पार्ट उसका है। और मैं उसको अलग क्यों नहीं कर रहा? वो मना कर रहा है स्टैंडर्ड कह रहा है अलग इसलिए नहीं करो क्योंकि अलग से वो बिक नहीं सकता। जब अलग से बिक नहीं सकता तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आईपी है। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ। अब देखो फॉर एग्जांपल, इससे पहले जितने भी केसेस किए आप लोगों ने, उसमें अलग प्रॉपर्टी होती थी, वो अलग से बिक सकती थी, तभी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती थी। यहां पे अलग से है या जॉइंट है? तो वो कह रहा है जॉइंट के केस में अलग अलग रखो, मुझे कोई पंचायत नहीं है, सब्जेक्ट टू अलग से बिकनी चाहिए। और अगर अलग से नहीं बिक सकती तो फिर देखो मेजॉरिटी पोर्शन क्या है। हमारी एग्जांपल में मेजॉरिटी पोर्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो पूरी प्रॉपर्टी कैसे कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, पक्की बात है? क्लैरिटी है? बेसिक बात की हमने, जल्दी से सारे बच्चों। लियाज कह रहे हैं ओके, इंशाल भी ओके, सजा भी ओके। हाँ जी, बाकी बच्चों जल्दी, सारे, सबसे पूछ रहा हूं मैं, जल्दी। कामिल कह रहे हैं ओके सर, ये बात समझ आ गई। अब एक पास पेपर करके देखते हैं और अल्लाह करे तुमसे हो जाए, तुम्हारा पहला पास पेपर होगा इसका। ये रहा। इसमें मैं आपकी अंग्रेजी चेक करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आप होते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ज़रा ये रही स्क्रीन पे आपके सवाल। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट पहले देखें, डिस्कस करें। हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विथ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्कस मतलब जो आप मुझे उर्दू में बताते वो आप सिर्फ अंग्रेजी में लिख के दे दें कि सर मैं ये किया करता या किया करती अगर ये होता। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिमाग में आता है वो अंग्रेजी में लिख के बताएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। सजेशन मांग रहा है आपसे, डिस्कस करो।
कि क्या उसने सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है, उसको ट्रांसलेट करना है और लिखना है अपनी ज़बान में। सही है जी। आगे मैं रीड कर रहा हूँ। CL ने एक्वायर किए 3 स्टोरी बिल्डिंग ऑन March 1, 2020। 3 स्टोरी बिल्डिंग एक्वायर किए कब? March 1, 2020 पे। कितने की कॉस्ट पे? यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। अच्छा, अभी ये ओनर ऑक्यूपाइड है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है, पर ये पता है कि कॉस्ट क्या है, डेट क्या है, लाइफ क्या है। क्लियर है? आगे CL uses the ground floor for its marketing department। ग्राउंड फ्लोर क्या बन गया आप? PP अब तक। While the remaining 2 floors were in excess of CL's need and therefore were rented out। तो ये joint use का केस आ गया है। ओके, The first floor was rented out on June 1, 2020। पहला फ्लोर रेंट आउट हुआ था 1 जून 2020 पे, एंड द सेकेंड फ्लोर वॉज रेंटेड आउट ऑन जनवरी 1, 2000 और दिसंबर 1, 2020। तो अलग अलग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर के 2 फ्लोर खाली हैं, सही है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब रेंट पे जाएंगे तब बनेंगे या वैसे शुरू से ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सवाल है। नहीं, वापस से 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक पे हम खुद हैं, 2 फ्लोर खाली हैं जिसमें ओनर ऑक्यूपाई नहीं हुआ। सवाल क्या है, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब से ही कहलाएंगे जब से ये मेरे पास खाली पड़े हुए या जब से रेंट पे गए? जब से खाली पड़े हुए तब से ही। देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी होती है ना, सिर्फ रेंट के लिए नहीं होती है। तो आपने ये ख्याल रखना है, देखो यहाँ पे लिखा बच्चों ने रेंट पे, यही तो सिखाना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो वो तब से ही कहलाएगी जब से वो खाली पड़ी हुई है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना, कि खाली आज मेरे कहीं प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है, किसी को रेंट पे नहीं दिया हुआ, किसी को फ्लैट मैंने रेंट पे नहीं दिया हुआ, तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है? वो है, खाली है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि मैंने इसको किसके लिए रखा हुआ है? कैपिटल। पर अब शर्त पता है क्या रह गई है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब कहलाएगी जब ये अलग से बिक सके, वरना तो कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा ही नहीं है ना। अभी तो सीखा भाई, कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा तो तब है ना जब मैं इसको अलग से बेच पाऊं। तो आए देखते हैं। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटेंट ने क्या किया पता है? पूरी प्रॉपर्टी को पीपी के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया है, पूरी प्रॉपर्टी को पीपी के तौर पे ये लिखा हुआ है इसके अंदर। सही है जी। अब आगे सुनिएगा। द डेप्रिसिएशन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो कि कंप्यूट किया गया है वो इन डेट से शुरू किया गया है। यानी इसमें भी भंड मारा ने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट किया, वो भी शुरू से नहीं किया, जब रेंट पे दिया है तब उसको डेप्रिशिएट किया है। चलो वो देखते हैं क्या सीन है। CL मेजर करता है इट्स ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर कॉस्ट मॉडल एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर, वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखा जाता है और पीपी को कॉस्ट पे। अब एक चीज सुनना, फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वॉज 600,000 इक्वली एट्रीब्यूटेबल बिटवीन 3 फ्लोर्स ऑन दिसंबर 31, 2020। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी फेयर वैल्यू तीनों फ्लोर की अलग अलग मुझे पता है तो इसका क्या मतलब है? फेयर वैल्यू तीनों की मालूम हो सकती है और तीनों अलग अलग बिक सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूं ना कि पूरी बिल्डिंग की वैल्यू लगाई जाएगी, अलग से कुछ नहीं बिक सकता, तो क्या फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी? नहीं। पर अब मैं आपसे पूछता हूं, इस केस में जो मेरी एग्जांपल है, जो पास पेपर का सवाल आया हुआ है 5 मार्क्स का, उसमें क्या ये हम कह सकते हैं कि हमारे 2 फ्लोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सेपरेटली सेल हो सकते हैं? और वो कैसे पता लग रहा है? क्योंकि फेयर वैल्यू हर फ्लोर की अलग से मालूम हो सकती है। और ये कहाँ लिखा हुआ है अलग से मालूम हो सकती है? जरा देख के बताते हैं। यस, इक्वली एट्रीब्यूटेबल बिटवीन 3 फ्लोर्स। तो अब मेरा आपसे सवाल है, सोच के बताना, इस केस के अंदर जो आप देख रहे हैं, इस केस के अंदर क्या हमें उन 2 फ्लोर्स को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखना चाहिए था? हाँ या नहीं?
रखना चाहिए था? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। वो कह रहे हैं 1 and 2 फ्लोर आईपी एंड ग्राउंड फ्लोर पीपी में होना चाहिए। क्या ये सही कह रहे हैं ये लोग? हाँ जी, ओके, चलो ये भी सही कह रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर आईपी में रखना चाहिए था तो क्या उसको डेप्रिशिएट होना चाहिए था? फेयर वैल्यू पे तो डेप्रिशिएट होना, तो क्या उसने डेप्रिशिएट किया है? यस, उसने डेप्रिशिएट किया है। तो अब वो क्या कह रहा है, जब ये पूरा सिनेरियो आप समझ गए, मैंने कहा था ना आईपी एक है टेक्निकल स्टैंडर्ड, पर मैंने बिल्कुल 0 से उठा के तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हें सोचने का तरीका दिया है कि एटलीस्ट सोचो और मुझे बताओ। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में दे के निकल जाता, सवाल भी बेसिक करा देता, पर हमने एक सवाल भी किया है, मैं भी डिस्क्लोजर भी कराऊंगा इसका। और ये देखो डिस्कशन वाले भी जो टेक्निकल सवाल होते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस सवाल में वो कह रहा है डिस्कस करो ऊपर जो इशू है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से डील होगा, और फिर एंट्री बना के दिखाओ। तो पहले आप लिखें अपने पास, जैसे तैसे भी करके मुझे सुनाएं और लिखें कि इस इशू पे आप क्या, जो हमने बातें की है ना उर्दू में, वो लिख दो। अच्छा, लिखने का मैं तरीका सिखाऊं, थोड़ा सा बताऊं कि लिखते कैसे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडिट की दुनिया का आपका भाई बेताज बादशाह है, तो इसलिए बता रहा हूँ। सुनो, ऑडिट के अंदर जैसे मैं बताता हूँ लिखने का ना, आप जिक्र डिस्कस करते हैं। डिस्कस कैसे करते हैं? सिंस सवाल से उठाओ सिनेरियो, सिंस देयर आर 3 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। क्या ये खुद लिख रहे हो? सवाल में ही है, सवाल में ही है। सिनेरियो बनाओ, सिंस देयर आर 3 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग एंड ईच वन ऑफ देम कैन बी सेपरेटली सेलेबल। ये भी कहाँ से उठा रहे हो? सवाल से। आपने बता दिया कि सिंस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं और 3 के 3 फ्लोर अलग अलग से सेल हो सकते हैं, सो 2 floors should be kept as IP and the ground floor should be kept as PP. However, अब आगे से अपनी बात बताओ। However, the accountant has recognized entire property as PP and depreciated it. However, in case of investment property, when investment property is carried at fair value, it should not be depreciated. जो कॉन्सेप्ट है वही तो लिखना है। देखो आप किसी से बात कर रहे हो ना, इसको बता दो, डिस्कस करो मुझसे कि भाई क्या गलती है इसके अंदर, तो आप बोलो, एक उर्दू में बात करोगे सिंपल, 3 फ्लोर हैं जिसमें से 2 आईपी होने चाहिए और 1 पीपी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जल्दी बताओ, जवाब क्या है इसके पीछे? अलग अलग सेल। तो ये बताओगे उसको कि तुम्हें पता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो यही होता है, लोग गलत अकाउंटिंग करके बैठे होते हैं, आप जाके बोलते हो, वो बोलता है बता भाई डिस्कस कर, क्यों करूं मैं ऐसा, तो आप बोलोगे तीनों अलग अलग सेल हो सकते हैं। जब अलग अलग सेल हो सकते हैं तो आईपी को अलग रखो, पीपी को, और आईपी को अलग रखने का मकसद ये है कि वो डेप्रिशिएट, क्योंकि वो किस पे कैरी हो रहा है। तो हम क्या ये बोलेंगे साथ में बात करते हुए कि आप इसके ऊपर बुक हुए हुए डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दें, आप इसके ऊपर बुक हुए हुए डेप्रिसिएशन को क्या कर दें? रिवर्स करते हैं। तो ये पूरी बातें जो मैंने आपको बोलना सिखाई, सोचना सिखाई, वो लिख के बता दो मुझे जल्दी से, कुछ भी, सिर्फ सोचें। अच्छा इलियास कह रहे हैं सर जो आप आंसर बता रहे हैं वही नोट करना है, लिखना बताया ना, मैं लिखना नहीं बताऊंगा, आप लिखेंगे फिर मैं इंप्रूव कराऊंगा। मैंने सोचने का सलीका दिया है, अगर मैं ही सिखा दूंगा तो पेपर में क्या लिखोगे? सही है इलियास? आप लोग लिख के बताएंगे। यहाँ पे इंशाल ने लिख दिया है, सही है, तो मैं रीड कर रहा हूँ उनका आंसर, आप भी अपना लिखें और फिर मुझे रीड करवाएं, क्योंकि देखिए पेपर में ड्राफ्टिंग मैटर्स,
वो आपसे पूछेगा डिस्कशन पे, तो आप लिखें और फिर मुझे सुनाएं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सिंस देयर आर 3 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग and can be sold separately, therefore first and the second floor should be valued as IP and the ground floor should be treated as PP. ओके, इसमें और भी लिखना पड़ेगा इंशाल्लाह, यहाँ तक तो अच्छा लिखा है, इसके आगे भी। The depreciation will be reversed for both IP. ओके, पर क्या बोलते हैं, पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, पूरा बयान करना है। जैसे आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, देखो कोई आपको डिस्कस करने का बोलेगा तो आप कैसे बोलोगे, बोलोगे यार इसने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलग अलग बिक सकती हैं, तो उसको 2 को कहाँ रखना चाहिए, IP में, और 1 को। तो जब किसी से डिस्कस करते हो तो भी तो ऐसे ही बोलोगे ना। तो डिस्कशन का मतलब है जो डिस्कस करते हैं वो लिखो, वैसे ही तो लिखें, तो फिर मुझे सुनाएं आप। As the company has depreciated IP, so the depreciation should be reversed and the fair value gain should be recorded. Very good यार, ये चीज़। बाकी भी लिखें, सिद्रा और जासिम, अरीबा, सारे बच्चों लिखो यार। वेरी गुड, अरीबा ने भी लिख दिया। अभी हम जरा रीड कर लेते हैं। सब्सिक्वेंटली देयर आर 3 फ्लोर्स, सब्सिक्वेंटली दैट इज रियली रॉन्ग। सब्सिक्वेंटली क्यों, क्या ये 3 फ्लोर बाद में बने या शुरू से 3 फ्लोर होते हैं, शुरू से। सब्सिक्वेंटली नहीं लिखते, देयर आर सिंस, सब्सिक्वेंटली नहीं सिंस लिखें, सिंस देयर आर 3 फ्लोर्स in the building and it will be sold separate, those can be, it will be नहीं, will be का मतलब पता है क्या होता है कि आप उसको बेचने पे मजबूर हैं, बेचेंगे, तो क्या वो बेचेंगे या बिक सकते हैं लिखना है, हाँ कैन बी लिखना है, सही है, कोई मसला नहीं। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि मैं खुद रीड करूँ ना, तो जैसे मैं ऑडिट में ड्राफ्टिंग चेक करता हूँ यहाँ पे भी कर रहा हूँ ताकि आप अलाइन हो जाएं। अच्छा, सो द फर्स्ट एंड द सेकंड फ्लोर शुड बी वैल्यूड एज IP and the third one is carried at PP, should be carried at PP and there was an error in फॉर्मेटिंग, नहीं गलत, एंड देयर वाज अ, हाँ कोई मसला नहीं, इंग्लिश का मसला भाई, देखो मैं भी बड़े छोटे स्कूल से हूँ, फिर यहाँ पे एज अ डायरेक्टर EY पहुँचा हूँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। सही, आपका आइडिया कन्वा होने लगा था, बट आप थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें, सही है, जैसे मैंने आपको बताया।
ऑडिट में आप बेइज्जती भी करते हैं तो अभी अब यहाँ पे बच्चे हैं ना, तो इसलिए ऑडिट में आएंगे तो फिर वहाँ पे हिसाब किताब अलग होगा। सही है, यहाँ पे देखो बच्चा सीरियस नहीं होता ना इतना। हाँ बिल्कुल, ऑडिट में तो खैर आपको पता है मैं माफ़ नहीं करता ना, यहाँ पे अगर माफ़ नहीं करूँगा तो बच्चा लिखेगा ही नहीं, वहाँ पे तो उसकी मजबूरी होती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सही है, चलिए जी आप सुनाएं क्या लिखा। कुछ भी, कोई मसले वाली बात नहीं है, देखो सीखना है जल्दी। Very good. As the accountant has charged a depreciation, it should be reversed because on when IP is carried at fair value, no depreciation should be charged. Very good. बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, सज्जाद लिखते हैं since there are 3 floors in the building and all separately saleable, so first and second floor should be measured on IP as IP and third floor would be recognized as a PP. Very good यार। और आपने बस ये बताना है सज्जाद के जो थर्ड फ्लोर है जो पीपी के तौर पे उस पर डेप्रिसिएशन तो सही बुक हुआ है, पर जो आईपी पे उसने डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है उसको बुक होना नहीं चाहिए, क्योंकि आईपी कैरीड एट फेयर वैल्यू शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। भाई ये बताना है उसको, वही कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है वो जिक्र करना है। यानी आप खुद सोचो ना, अगर आप फॉर्म में आए मेरे पास, मेरे पास सर मैंने कहा क्या इशू निकाला है तुमने, तो आप बोलोगे कि सर इशू ये है कि वो गलती ये की हुई है कंपनी ने कि आईपी को डेप्रिशिएट किया हुआ है, जबकि आईपी किस पे कैरी हो रही है, फेयर वैल्यू पे। तो यही डिस्कस कर रहे हो ना, तो वही डिस्कशन लिखनी है। बात समझ आ रही है? जो गलती तुम्हें दिख रही है वो इंग्लिश में लिख दो, बिल्कुल बेसिक अल्फाज में, नॉट दैट हाई टेक अंग्रेजी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सादा जबान में लिख दो कि भाई ये मसला है, ये मतलब जैसे इन्होंने भी लिखा सिंपल, यहाँ पे भी बच्चे लिख रहे हैं। देखो एक जासिम ने भी लिखा है, सिंस 3 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग कैन बी वैल्यूड सेपरेटली या कैन बी सोल्ड सेपरेटली, so the ground floor will be recorded as PP and will be depreciated, while the other 2 floors can be sold separately. So the first and the second floor will be recorded as IP and no depreciation should be recorded on those, and the recorded depreciation should be reversed. Very good. Sidra लिखती हैं, as there are 3 floors in the building and can be sold separately, therefore the first and the second floor should be treated as IP. However, accountant has depreciated IP, so depreciation must be reversed and fair value gain should be recorded. Very good. तो वही बातें जो आपके दिमाग में थी आपने वो रिप्रोड्यूस करनी थी अपने अपने तरीके से। चलें तो हम ज़रा इसको डिस्कस करें ताकि बेसिक आपको आइडिया हो। देखें अगेन, मैं अंग्रेज़ी मैच करने का कभी नहीं कहता, मैं आइडिया मैच करने का कहता हूँ। अगर आपका आइडिया मैच हो रहा है सोल्यूशन से तो बहुत अच्छी बात है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। चलें देखें, the floor being used as the marketing department shall be treated as PP। आप लोगों ने भी यही बोला कि तीसरा फ्लोर कैसे आना चाहिए, PP के तौर पे। उसने सिर्फ देखें ये तरीका लगाया कि क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो इसलिए आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं ना, ओनर ऑक्यूपाइड की डेफिनेशन थी ना, प्रॉपर्टी यूज अंडर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, तो ये उसमें आ गया। खैर, एंड शेल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। द अदर 2 फ्लोर्स शेल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एज देयर यूज इज अनडिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी एविडेंट है कि एक्सेस है वो, तो जब आइडल प्रॉपर्टी पड़ी हुई होती है हमारे पास तो वो भी क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यही बताया हुआ उसने और कुछ भी नहीं किया हुआ। अच्छा जी, फिर इसके बाद as the fair value of the building can be equally attributed to the floors, this indicates that all floors can be sold separately। ये भी आपने अपने तरीके से बताया कि भाई क्योंकि तीनों की वैल्यू मालूम हो सकती है तो तीनों अलग अलग बिक सकते हैं। As the 2 floors rented out are to be treated as investment property, depreciation charge on them is incorrect and should be reversed, and the 2 floors should be transferred to investment property. Also, fair value gain loss shall be booked on the 2 फ्लोर्स। 2 फ्लोर पे फेयर वैल्यू गेन लॉस क्यों बुक होगा, क्योंकि सर वो फेयर वैल्यू पे हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगा तो फेयर वैल्यू गेन लॉस बुक होगा ताकि उसमें सब कैप्चर हो जाए। एग्रीड? बात समझ आती है? तो देखो इस नौयत का एक बेसिक सवाल आया हुआ था कि आपको ये पता हो, हम बाकी भी देखते हैं कैलकुलेशंस वाले आपने कितने कर लिए, पर आप देखो ना एग्जाम में पे वो बोलता है डिस्कस करो तो बच्चा लिख नहीं पाता। तो हम दोनों एक्सपेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, अकाउंटिंग भी, रिपोर्टिंग भी, ड्राफ्टिंग भी। क्लैरिटी है?
तो ये तो मैं इसके साथ लगा दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। सही है, आगे चलें, अगले उस पर चलते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है ये बात? हाँ बिल्कुल, हम अकाउंटेंट की मिस्टेक को नंबर में भी करेक्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते थे कि जितना डेप्रिसिएशन बुक किया है वो नंबर भी दे सकते थे आप। क्या बोलते हैं, इतना डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है जो कि होना, रिवर्स करवा दो उसको, सिंपल। क्लियर है इलियास? तो वो कर सकते थे बिल्कुल। चलें अब हम अपने पास हेडिंग डालते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, मैंने कहा सर अब मैं सिखा ये रहा हूं कि अब मैं एक चीज़ इन्वेंट्री में रख के बैठा हुआ था। अगर आपको याद हो आपके बचपन की कहानी, तो आपने IAS 2 कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, ऐसा है? IAS 2 के अंदर इन्वेंट्री कैरी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे, ऐसा ही है ना? अच्छा, आप एक चीज़ तसव्वुर करो, क्या किसी का बिजनेस ये हो सकता है कि वो बिल्डिंग बना के बेचे? हो सकता है? हमने याद करें बोरिंग कॉस्ट में ऐसा सवाल भी किया था कि वो बिल्डिंग बना रहा था, तो बिल्डिंग बना के क्या PP में रख रहा था या इन्वेंट्री में रख रहा था? इन्वेंट्री में, क्योंकि उसका मकसद क्या है, वो बिल्डिंग बनाता है बेचता है, बिल्डिंग बनाता है बेचता है। इस पर भी बोरिंग कॉस्ट लग सकता है यहाँ, कि बिल्डिंग बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो किया हुआ भी हमने, पर वो कहाँ मौजूद होगा IAS 2 में? वो क्या करता है, जितना भी खर्चा करता है वो क्या करता है, इन्वेंट्री को डेबिट करता रहता है। और जैसे ही इन्वेंट्री बिकती है तो सेल बुक करके कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक कर देता है। गेन कब रिकॉर्ड होता है? सेल होने पे। गेन कब रिकॉर्ड होता है? जब तक इन्वेंट्री जमा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूँ और मुझे, मेरा मकसद ये है कि मैं बिल्डिंग को बेचूंगा, उसके फ्लैट्स बेच दूंगा, तो जब तक बिल्डिंग बन रही है तब तक मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, क्योंकि खर्चा होता रहेगा, बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। वो एक्सपेंस के तौर पे COGS में कब चार्ज होगी? जब सेल करेंगे, तो उसकी सेल की प्रोसीड्स ऊपर आ जाएंगी और फिर नीचे उसका COGS बुक हो जाएगा। एग्रीड? ये बेसिक बात जो मैंने रिवाइज करवा दी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अज्यूम किया कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो मैंने कहा इन्वेंट्री डेबिट हो गई, कैश क्रेडिट हो गया, और मैंने कहा सर मैंने बिल्डिंग जो खरीदी है वो 15 मिलियन की खरीदी है, और मैंने ये खरीदी है जनवरी 1, 2024 पे। अच्छा, अब इसकी इस दिन के ऊपर जो फेयर वैल्यू चल रही है वो 22 मिलियन चल रही है। इसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 22 मिलियन चल रही है। कौन सी डेट पे? जनवरी 1, 2024 पे। अच्छा, क्या मैं इस इन्वेंट्री को 22 मिलियन पे लेके जाता हूं या लोअर ऑफ पे रखता हूं? लोअर ऑफ पे, कॉस्ट पे रखूंगा ना। फेयर वैल्यू पे तो लेके जा ही नहीं सकता क्योंकि अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बिकेगी तो COGS बुक हो जाएगी कितने की? 15 मिलियन की, और सेल्स बुक हो जाएगी कितने की? 22 मिलियन की। पर कब? जब ये बिकेगी। ये स्टैंडर्ड का फिनोमेना है ना ये शू का, हमने बचपन में सीखा हुआ है। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का मतलब क्या है कि आप गेन तब बुक करेंगे जब बिकेगी, क्योंकि आपकी वो खरीदी हुई चीज़ बेचने के लिए रखी हुई है आपने। IAS शू का कॉन्सेप्ट ही यही है ना कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का मतलब कि अगर आपकी रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो क्या आप रियलाइजेबल वैल्यू पे चले जाएंगे या कॉस्ट पे ही रहेंगे? कॉस्ट पे ही रहेंगे। ये गेन कब बुक होगा? जब बिकेगी। तो सेल कितने की बुक हो जाएगी? 22 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का बुक हो जाएगा? 15, क्योंकि आपने इस 22 मिलियन को कमाने के लिए कॉस्ट कितनी लगाई? 15 मिलियन की। पर क्या अभी ये बिकी है या आपके पास ही है? हमारे पास ही है। तो अभी हमें फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है। सही है जी? तो हम कहेंगे ये फेयर वैल्यू
कह लो या इसको एनआरवी कह लो, तो लोअर क्या है हमारी, कॉस्ट है। नो गेन इज रिकॉर्डेड, जल्दी बताओ, बिकॉज it will be recorded upon, जल्दी बताओ, सेल। जब सेल होगी तो रिकॉर्ड करूंगा ना, ऐसे तो यूं देखो ना, एक बात समझते हैं, मेरा कार का बिजनेस है अज्यूमिंग, तो मैंने जितनी भी कार्स अपने पास रखी हुई हैं कॉस्ट पे खरीदी होंगी, हाँ या नहीं, कॉस्ट पे खरीदी होंगी, ऑनलाइन वालों ऐसा है, कॉस्ट पे खरीदी होंगी। अच्छा, अब मैंने कॉस्ट पे खरीद के कार रखता गया इन्वेंट्री जमा होती गई, अब उस कार की फेयर वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, मैं गेन क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा? सर बेचा नहीं है ना, जब बेचेंगे तो सेल बुक करूंगा और बताऊंगा इस सेल को करने के लिए कॉस्ट कितनी लगी थी, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बुक हो जाएगा इसका, क्योंकि अब तक तो मेरा एसेट है। एक्सपेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब बेचूंगा। बात समझ आ रही है? एक्सपेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब बेचूंगा। अभी बेचा या मेरी चीज है, मेरी चीज है, कितने की खरीदी है, वैल्यू कितनी चल रही है, तो ये कमाऊंगा कब? जब सेल करूंगा। पहले बता, लॉजिकली बात समझ आती है? नॉर्मल एसेट्स में और बिल्डिंग में भी बात एक ही है, बिल्डिंग भी इन्वेंट्री हो सकती है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, कंफर्मेशन तो यहां तक क्लियर है? बेसिक बात की हमने, जल्दी से। हाँ जी सारे बच्चों, ओके वेरी गुड, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा हुआ ये, पूरा साल गुजर गया, पूरा साल गुजर गया, सही है, पूरा साल गुजर गया, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई। तो मुझे आप एक बात बताएं, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई तो क्या ये डेप्रिशिएट होगी? नहीं, IS2 में प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होती नहीं, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे होते, वो तो पड़ी हुई है खाली बिल्डिंग। सर आप तो कह रहे थे खाली बिल्डिंग तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। नहीं, खाली बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब होती है जब आपने बेचने के लिए नहीं रखी हुई हो। ये किस पे रखी हुई है? बेचने के लिए। अब ये कहाँ पड़ी हुई है? IS2 में। तो अब मैं जब रिपोर्टिंग डेट पे आया, मैं तभी तो इतने डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 2024 पे इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हो चुकी है 25 मिलियन। अच्छा, खरीदी कितने की है? 15। उस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? मैंने कोई एंट्री बनाई थी या 15 पे ही रहा? अच्छा, रिपोर्टिंग पे आके इसकी फेयर वैल्यू NRV कितनी हो चुकी है? 25 मिलियन। मेरी कॉस्ट कितनी है? किस पे रहूंगा? कॉस्ट पे। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्ट कितनी है? 15। NRV पे क्यों नहीं जा रहे? सर गेन तो तब बुक होगा ना जब बिकेगी। गेन कब बुक होगा? इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मेरा शोरूम का काम है तो मेरे पास कार्स जो मौजूद है, हो सकता है पूरे साल कोई कार ना बिके, तो क्या उसकी वैल्यू ऊपर जा सकती है कार की? यस। तो क्या मैं गेन बुक कर लूँ या वेट करूंगा बिकने का? वेट करूंगा बिकने का। ऐसा ही है। हुआ क्या, ये बंदा आ गया तंग, इसने बोला यार बिक तो नहीं रही, अब एक काम करते हैं इसको रेंट पे चलाते हैं। क्या करते हैं? रेंट पे चलाते हैं इसको। अच्छा हुआ क्या, यहां से निकल के जनवरी 1, 2025 को हमने एडवर्टाइजमेंट चला दी रेंट पे देने के लिए। भाई एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा ना कि रेंट के लिए खाली है जगह, आ जाओ। बिक नहीं रही तो क्या करूं? पागल हूं, रखी हुई है पूरे साल भी कुछ नहीं कर पाया, फेयर वैल्यू ऊपर जाती जा रही है। और हम किस पे रिकॉर्ड की हुई है? 15 पे। और डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसी बात है सेलेबल इन्वेंट्री है, आप यूज तो नहीं कर रहे ना उसको, पड़ी हुई है। क्लियर है ना? अकाउंटिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, बोले आप समझ आया गेम, सुने वापस सुने, अलग अलग गेम है। अब उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट की उसने किसके लिए? रेंट के लिए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट की उसने रेंट के लिए, स्टिल ये प्रॉपर्टी IS2 में रहेगी। क्यों पता है? लोगों ने क्या करना शुरू किया, सुनना,
कि जब प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो उन्होंने बोला इश्तिहार लगा देते हैं, आईपी बन जाएगी, गेन बुक हो जाएगा, आईपी बन जाएगी, गेन बुक हो जाएगा। ये मना कर दिया गया, बोले इश्तिहार लगाने से कुछ नहीं होता। हाँ, इश्तिहार लगा दिया, अब हुआ ये, इश्तिहार लगाने के बाद सही है ना, रेंटेड आउट हो गई ऑन Feb 1, 2025। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब बन गई? यस। तो सिर्फ इश्तिहार लगाने पे बनी थी या इस पे बनी थी? जब रेंट पे चली गई, जब रेंट पे चली गई। तो आप मुझे एक बात बताएं, अब आप एक यहाँ पे एक काम करेंगे, सुनेंगे आप, एक काम ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। सर पीपी क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे आप? हाँ, पीपी तो था ही नहीं, ये किस में था? इन्वेंट्री में। चलें जी, तो अब हमने कहा कि सर यहाँ पे कितने पे मौजूद था, जल्दी बताओ कितने पे मौजूद था? ये इन्वेंट्री में कितने पे मौजूद था? और यहाँ पे भी कितने पे आ गया? 15 मिलियन पे। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि अब ये वेरी गुड, क्योंकि हमारा बिजनेस है इसका और ये हमारी इन्वेंट्री है, बेहतरीन। तो अब हमने क्या किया कि इन्वेंट्री को ख़त्म कर दिया। क्या अब ये सेलेबल रही या सेलेबल नहीं रही? सेलेबल क्यों नहीं रही? क्योंकि अब आप रेंट पे दे चुके हो। वही तो कह रहा है कि जब तक रेंट पे नहीं जाए तब तक आईपी नहीं हो सकती है, वरना तो आपने बेचने के लिए रखी हुई थी। हमने क्या किया, इन्वेंट्री को किया क्रेडिट और आईपी को कर दिया डेबिट। इसके आगे आपके पास फिर दो मॉडल हैं, या तो इसको कॉस्ट पे रखो या तो फेयर वैल्यू पे। तुम लोग बताओगे, आप भी बताओगे। कॉस्ट पे रखूंगा तो क्या होगी? ये डेप्रिशिएट। फेयर वैल्यू पे रखूंगा तो डेप्रिशिएट नहीं होगी। अब जेन्युइन हो गया, अब वो कोई निगेट नहीं कर सकता, वाकई टेनेंट आ गया, वाकई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। इसके आगे से वही अकाउंटिंग होगी। पहले बताओ बात समझ आती है? तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि जब आप इन्वेंट्री से आईपी में जाते हैं तो इन्वेंट्री में जब तक पड़ी रहेगी, कॉस्ट पे पड़ी रहेगी, एनआरवी भले आसमानों को चली जाए। क्यों? क्योंकि गेन कब रिकॉर्ड होता है? जब बिकती है। अब इसको आईपी में जाना है तो इसको पहले एक काम करना पड़ेगा, इश्तिहार लगाना होगा। क्या आईपी बन जाएगी इश्तिहार लगाने से? या जब तक टेनेंट आ नहीं जाता? वेरी गुड, जब टेनेंट आ गया आईपी के लिए जरूरी है रेंट आउट करना। यस, इस केस में जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेंट्री, भाई तुम मुझे एक बात बताओ ना, ऐसे तो कितने बिल्डर्स हैं जिनकी ऐसी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, नहीं बिकती, तो उस केस में वो बिल्डर ये बोल सकता है ना कि एक काम करता हूं मैं आईपी बना देता हूं उसको। आईपी बनाने से होगा क्या? गेन आएगा, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन आएगा। जबकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है या हम ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो उस नाटक को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया? बोला गया कि इश्तिहार लगाना काफी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बनेगी जल्दी बताओ? जब वो असल में रेंट पे दे दी जाएगी। नहीं, पर कैपिटल एप्रिसिएशन इस केस में अप्लाई नहीं होता ना। वो कहता क्या है? वो कहता है कि भाई मैं इन्वेंट्री तो तब मानूंगा ना, पहले आपने इन्वेंट्री में रखी हुई थी, आप बेचने के लिए लगे हुए थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि खाली है तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि जब लोग अपनी इन्वेंट्री रखते हैं ना तो वो भी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ही होती है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आज मेरे एक कार का शोरूम है, हाँ अब सुनो वापस से उसी के करते हैं ना, अगर एक कार का शोरूम है मेरा और मेरी चीज़ नहीं बिक रही तो वो भी तो कैपिटल एप्रिशिएट ही हो रही है ना। तो क्या मैं उसको आईपी बना दूं? या वो अभी भी मेरी इन्वेंट्री है? अभी भी इन्वेंट्री है। पहले मतलब बात समझ आ रही है? तो वो कहता है कि भाई जिस बंदे का बिजनेस ही यही है कि वो प्रॉपर्टीज बेचता है, वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग जो पड़ी हुई है उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, वो कैपिटल एप्रिशिएट ही होगा, पर वो टेक्निकली उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर नहीं जा रही होगी, इन्वेंट्री की वैल्यू ऊपर जा रही होगी। वो वेट कर रहा है कि जैसे ही बिकेगी मैं सेल बुक करूंगा। जबकि नॉर्मल जो बंदा होता है उसका ये बिजनेस नहीं होता ना, उसका बिजनेस तो कोई और होता है, उसने तो अलग से प्रॉपर्टी खरीदी हुई होती है। तो उसके लिए आइडल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके लिए आइडल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। रीजन क्या है उसका? क्योंकि इन्वेंट्री तो उसको सेल करनी है, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यही है। तो समझ आ रही है कि नॉर्मल बिजनेसमैन में और इस प्रॉपर्टी के बिल्डर के बिजनेस में फर्क है। तो इसलिए कहा गया कि आप तो ये कह ही नहीं सकते कि खाली, ऐसे तो वो बोलेगा जब प्रॉपर्टी लेके आए थे तब भी खाली थी। तो
तो जब खाली थी, खाली इसलिए थी ना कि आपकी इन्वेंट्री है। अबे जब खाली होगी नहीं तो बेचोगे कैसे? किसी को बेच दी, वो बंदा गया, बोल रहा ये तो लोग बैठे हुए ऑलरेडी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि खाली प्रॉपर्टी ही बिकती है ना, अगर मैं समझा पाया आपको। तो इन्वेंट्री तो है ही खाली प्रॉपर्टी, तो उस पर तो वैसे ही एप्रिसिएशन आ रही है। तो कोई भी बंदा मार्केट में ये कहेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप बोलोगे है ही नहीं क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है। तो उसको साबित करने के लिए कि वाकई में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना चुका हूं, तो क्या करेगा वो? रेंट पे देगा। तो अब जब रेंट पे दे दिया तो आईपी बन गई। इसके आगे क्या करेंगे जल्दी बताओ? दो चीजें, या तो कॉस्ट पे या तो फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट पे होगा तो क्या होगा जल्दी बताओ? डेप्रिशिएट होगा। तो हम इसको सर्कल करते हैं और हमने कहा जानी कि अगर ये कॉस्ट पे है तो डेप्रिशिएट होगा। अगर आप इसको किस पे रखते हैं? फेयर वैल्यू पे, तो नो डेप्रिसिएशन, बट हाँ फेयर वैल्यू गेन या लॉस हो जाएगा। एग्रीड? पर क्या अब ये टोपी ड्रामे कर रहा है या जेन्युइन है? जेन्युइन है, क्योंकि अब ये बेच भी नहीं सकता। अच्छा रीजन बताओ जल्दी से सारे बच्चों, क्यों नहीं बेच सकता ये? क्योंकि रेंट पे दे दिया ना, अब सारे लोग आके रह चुके हैं, अब उनको निकालेगा तो नहीं ना बेचने के लिए। तो अब स्टैंडर्ड कह रहा, मुझे यकीन हो गया कि वाकई में आपने ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दी है और आप झूठ नहीं कह रहे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? सिर्फ हमने एक इन्वेंट्री से यहां पे आना सीखा है, बेसिक बात। क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलें जी, बेहतरीन। चलो ये तो हो गया ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉपी करने का टाइम दूंगा, सिर्फ हमें यहां से भी इसको एक नज़र देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी अंग्रेजी पता होनी चाहिए ऑल टुगेदर। मैं खाली पहले ये देखते हैं, ये तुम लोगों के लिए हैं सारी स्लाइड्स। इधर ट्रांसफर से इन्वेंट्री से आईपी, आईपी से इन्वेंट्री। सर अगर हम बना ही रेंट पर देने के लिए रहे हैं तो फिर तो फेयर वैल्यू की नहीं। देखो अगर हम बना ही रेंट पे देने के लिए रहे हैं तो वो तो शुरू से ही आईपी है ना। नहीं यही बात समझ, देखो वापस से, अगर हम बना ही किसके लिए रहे हैं? रेंट पे देने के लिए, तो आपकी वो शुरू से ही क्या है? आईपी है। तो आप उसको शुरू से इन्वेंट्री में रखोगे ही नहीं ना, वो तो शुरू से ही क्या है? आईपी है। वो तो आपकी इंटेंशन ही वहां डिटरमाइन हो रही है। चलें ये देखिएगा, ये आ गया। हाँ भाई कहाँ रखें इसको? एक्वायर्ड विद द इंटेंशन टू सेल इट इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी, IS2 में रखेंगे, इन्वेंट्री में रखेंगे। वेरी गुड, चलें IS2 सही है। आगे चलते हैं। मार्केट में रख दिया बायर को लाने के लिए, मार्केटिंग कर रहा हूं उसकी कि भाई ये प्रॉपर्टी है पूरी। IS2 पक्की बात है। चलें IS2। देखो ये डिसीजंस होते हैं स्टैंडर्ड, ये कि आपको पता होना चाहिए वेयर टू हिट, कि कब कौन सी क्या चीज़ क्या आ रही होगी, कि गलत अकाउंटिंग नहीं हो जाए। मार्केट में ले गया रेंट पे देने के लिए। अब IS40 या IS2? वाई नॉट IS40? अभी रेंट पे नहीं हुआ। चलें सही कहा, IS2। एग्रीड? आगे अब IS40। चलें ये सही हो गया। पहले बताओ यहाँ से यहाँ तक का सफ़र समझ आया? जो अभी किया पीछे, कि देखा पहले क्या था, फिर होते 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 तो वहाँ चली गई। अच्छा क्या इन्वेंट्री डेप्रिशिएट हो रही थी? याद रखना, एग्जामिनर घुमाएगा बिला वजह लाइव दे देगा। इन्वेंट्री डेप्रिशिएट इसलिए नहीं होती है, लिखेंगे आप, क्योंकि वो यूज नहीं हो रही होती है। एग्रीड? वो लोअर ऑफ कॉस्ट जो NRV पे होती है, दैट्स इट। ये बात याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। हाँ भाई टेनेंट चला गया, अब बताएं। टेनेंट चला गया, टेनेंट भाग गया, बोला बस भाई खत्म, नहीं रहना यहाँ पे। अब भी आईपी? पक्की बात है, लॉक कर दें। चलो IS40। वेरी गुड। क्योंकि जो टेनेंट थे वो ख़राब करके चले गए, तो ऐसी बात है, अपनी चीज़ समझ के तो नहीं यूज़ कर रहा होगा ना वो। हमने फिर वापस से कलर लगवाया, उसको सेलेबल कंडीशन में लेके आ गए। अब सेलेबल कंडीशन में लेके आ गए,
इलियास कह रहे हैं IS2 और अरे माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो जानी, बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, अब ये गए IS2, सही है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, IP कह रहे हैं कुछ, IS2 कह रहे हैं, आप दोनों का क्या ख्याल है? IS40, IS2 रीजन सेलेबल कंडीशन में ले आया क्योंकि उसने ऐसे, देखो कोई बंदा, मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा क्यों खर्चा करेगा? वो वापस बेचना चाह रहा है ना, तो उसने उस कंडीशन में लाने के लिए कि मैं बेच दूं, तो उसने कुछ एक्शंस किए। तो जैसे ही वो एक्शंस खत्म हो गए तो उसकी नीयत से वाजे हो रहा है कि वो उसको क्या बनाना चाह रहा है, इन्वेंट्री बनाना चाह रहा है। तो अब उसने क्या करना है, IP से उठा के कहाँ फेंक देना है, IS2 में। चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ये आप लोगों ने बता दिया तो मैं ये वाकई मान जाऊँगा कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई है। पहले तो ये देख लो, सोल्ड, जाहिर सी बात है जब सोल्ड हो जाएगी तो फिर सेल बुक हो जाएगी ना, तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी या प्रॉपर्टी चली जाएगी? तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करूँगा और सेल्स का गेन बुक हो जाएगा। क्लियर है? चलें, ये भी मैं आपको एज अ लगा के दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड रहे, सिर्फ यहाँ पे। ये क्यों नहीं उठा रहा भाई? सही जी, ये यहाँ लगा दिया। अच्छा अब हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस हो और हम सिर्फ रेंट के लिए रखें, तो देखो अगर आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है और आप सिर्फ रेंट के लिए रख रहे हो तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी ना। आप जब खुद कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बिजनेस है, पर प्रॉपर्टी के बिजनेस में होते हुए भी अभी भी तो यही किया था कि प्रॉपर्टी किस पे दी हुई थी? रेंट पे। तो जब रेंट पे दी है तो वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो तो लॉजिक है ना, वो तो अपनी जगह आपने याद रखनी है बात। चलें अब मुझे एक बात बताएं, इसी के आगे हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। इन्वेंट्री से कहाँ जा रहा है जल्दी बताओ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अभी ये केस किया है। अच्छा अब जल्दी से, IP टू बी कैरीड एट, IP किस पे कैरी होगी? फेयर वैल्यू पे। हमने क्या किया था? द प्रॉपर्टी अंडर IS2 शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। और क्या ये किया था? पक्की बात है, ऑनलाइन में लो प्लीज कंफर्मेशन। तो क्या ये किया था? लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। मैंने आपको नंबर्स के साथ करके बताया है। जल्दी से बताओगे खरीदी कितने की थी? 15 मिलियन की। फेयर वैल्यू कितनी थी? 22 मिलियन। मैं 22 पे गया था, 15 पे रुका हुआ। अच्छा रिपोर्टिंग डेट पे आया, बिकी नहीं, क्या डेप्रिशिएट किया उसको? क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं होती, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होती आपकी किताबों में। अच्छा उस दिन पे वैल्यू और ऊपर चली गई, क्या मैं उस पर लेके गया या मैं 15 पे ही रहा? 15 पे ही रहा, IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट पे। क्लियर है? अच्छा अब डी रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी एज इन्वेंट्री एंड रिकॉर्ड एज IP। कितनी वैल्यू पे? जितनी कॉस्ट थी वो चली गई। अच्छा 15 से चली गई वहां पे। अब सब्सिक्वेंट गेन्स लॉसेस ऑन मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज पर IS40। अभी बताया तुम्हें कि जो फेयर वैल्यू पे जाएगी तो गेन लॉस कहां जाएगा? P&L में। यहां से वहां पे चले गए उसके बाद। क्लियर है? पक्की बात है। ये कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। अब इसके आगे तो और आसान है। IP टू बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट पे ही होगा 15, ऐसे ही है। फिर 15 को उठा के किस पे फेंक दिया? IP में। अब क्या डेप्रिसिएशन होगा? अब डेप्रिसिएशन होगा? सोचने की बात है। होगा जी? हाँ जी। तो सर हमने कहा यस सर, IP की अब डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि अब वो यूज होने लगी है। पहले डेप्रिशिएट नहीं होता क्योंकि वो यूज नहीं हो रही थी। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है जानी? पक्की बात है। ये हिस्सा क्लियर करते हैं जो अभी हमने किया। उलट चलते हैं। IP से कहाँ आना है? इन्वेंट्री में। ऑनलाइन वालों अब क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ, अफर्मेशन दे दो यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे। आप दोनों को भी ये क्लियर है कि वहां से वहां जाने की अकाउंटिंग भी सिखा दी है। सही है जी? आगे अब हम IP से वापस कहाँ आ रहे हैं? इन्वेंट्री में।
आप खुद तसव्वुर करें, आईपी को किस पे रखें, फेयर वैल्यू पे रखते हैं, एग्रीड। अच्छा आईपी को फेयर वैल्यू पे रखेंगे अगर, तो पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर करने से पहले फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, एग्रीड। ये देखो, द प्रॉपर्टी अंडर IAS 40 शैल बी रीवैल्यू टू दी फेयर वैल्यू। तो अगर उलट सोचो, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 15 की खरीदी होती, एग्रीड, और उसकी वैल्यू ट्रांसफर की डेट पे 25 है, तो पहले क्या 15 से 25 पे आते, कितने का गेन बुक करते, 10 मिलियन का। ऐसा है भाई, 10 मिलियन का गेन बुक होता, आईपी कितने पे आ जाती, 25 पे, 15 से 25 पे, एग्रीड। चलें जी, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं इन्वेंट्री को। अच्छा फिर इन्वेंट्री के वहां जाके क्या ये डेप्रिशिएट होती या 25 पे ही रहती, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर। अब उसकी वहां पे जाके कॉस्ट क्या बन जाती, 25, वहां जाके कॉस्ट क्या बन जाती, कि एज इफ, तुम खुद सोचो ना, ये क्यों कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आज ही तुम इन्वेंट्री जाके खरीदते तो तुम्हें 25 की मिलती है ना, हाँ या नहीं भाई, आज जाके अब इन्वेंट्री खरीदते तो कितने की मिलती, 25 की, तो वहां पे जा भी कितने पे रही है, 25 पे, कॉस्ट हो गई ना उस दिन की। अच्छा वैल्यू 30 पे चली गई, तो क्या 25 से 30 पे जाओगे या 25 पे ही रहोगे, 25 पे ही रहेंगे, डेप्रिसिएशन कोई बुक नहीं होगा। पहले बताओ बात समझ आती है, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आती है जल्दी से। और व्हाट इफ वहां पे 25 पे गए, व्हाट इफ वहां पे 25 पे गए और कुछ टाइम बाद वैल्यू 23 हो गई, तो क्या 25 से 23 पे आओगे, यस, क्योंकि अब आपको लगाए गए पैसे में नुकसान हो गया, तो एनआरवी आपकी कम है और कॉस्ट आपकी ज्यादा है, तो एनआरवी पे आ जाओगे, एग्रीड। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, यहां तक वापस से बताते हैं। आप आईपी से कहां जा रहे हैं, इन्वेंट्री में 15 मिलियन की आईपी खरीदी, उसकी फेयर वैल्यू ट्रांसफर की डेट पे 25 है, आप क्या करेंगे, 15 से उसको कहां लेके आएंगे, 25 पे, और आईपी की कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं होती। पहले बताओ यहां तक एग्रीड है, सज्जाद बात क्लियर है, समझ आती है। आईपी में कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं होती, मैं 15 से 25 पे आ गया, 10 मिलियन का गेन बुक कर लिया, ये टिक लगा दिया। अच्छा आईपी कितने पे आ चुकी है आपकी, जल्दी बताओ, 25 पे। अब यही 25 उठा के कहां फेंक दूंगा, इन्वेंट्री में, तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट। कितनी अमाउंट से, 25 मिलियन से। अच्छा 25 मिलियन इन्वेंट्री की कॉस्ट बन चुकी है, 25 मिलियन इन्वेंट्री की कॉस्ट बन चुकी है, क्योंकि वो कह रहे तसव्वुर करो अगर आज मार्केट से भी लेके आते तो इन्वेंट्री कितने की मिलती, 25 की, एग्रीड। इन्वेंट्री कितने की मिलती, 25 की। अच्छा अब सुने, अब इन्वेंट्री की वैल्यू 30 मिलियन हो गई, क्या 25 से 30 पे जाओगे या लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इस पे याद रखना है बात को। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ बात समझ आ रही है। व्हाट इफ वैल्यू 25 से 23 पे आ गई, क्या 25 से 23 पे आओगे, यस, क्योंकि आपके लगाए गए पैसे में आपको नुकसान हो गया है, इन्वेंट्री की वैल्यू नीचे आ गई है। बात क्लियर है, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ बात क्लियर है, बेसिक बात की हमने। अब आगे, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, हमारी एग्जांपल में वो कितनी थी, जल्दी बताओ लिख के ऑनलाइन वालों, हमारी एग्जांपल में वो कितनी थी, 25 थी। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर कितनी थी, 25। चलें जी, यहां पे हो सकता है अगर इस पर लिखा जाए इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो हम यहां लिखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो था यहां पे, एक मिनट। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं यहां पे ये कहूं कि मैंने 15 मिलियन से उड़ के किस पे आ गया, गेन कितने का, 10 मिलियन का, सही है। मुझे बताएं गेन और लॉस 10 मिलियन का कहां बुक किया, पीएनएल में। एंट्री बनाई मैंने, इन्वेंट्री डेबिट आईपी कितने से, 25 पे। और अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज कितनी थी, 25 मिलियन, शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। यानी अब आगे की वैल्यूएशन के लिए 25 को कॉस्ट समझना और उसके आगे लेके चल लेना। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है, समराइज वे में समझ आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब हमने कहा अगला स्टेप लेके चलते हैं।
आईपी किस पे कैरी हो रही है? इलियास कह रहे हैं सर ये डिसेप्शन नहीं है। डिसेप्शन कैसे है ये बताओ इलियास, डिसेप्शन कैसे है? पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि डिसेप्शन कैसे। ये तो अच्छी पिक्चर है कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रख के बैठे हुए थे, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब तक आपका गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहलाएगा। भाई आपने जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी हुई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ जगजहीती के साथ, तब तक ये गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहलाएगा। तो हमने बुक नहीं किया। हमने कहा इसके बाद जब मैंने इसको बेचने की नीयत की तो क्या अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही या दिस इज नो मोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? हमने इसको क्या बना दिया? इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री बनाया तो वो कॉस्ट के इक्वल हो गई। अब अगर इसके ऊपर कुछ कमाया तो कमाया, इसके नीचे जाएगा तो नुकसान है। तभी तो वो कह रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्लियर है? वो कह रहा है क्लियर हो गया, चलें जी बेहतरीन। अब आईपी किस पे कैरी हो रही है? अच्छा अब आप मुझे बताएंगे आईपी जब कॉस्ट मॉडल पे हो रही है तो मुझे लगता है कि आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे पक्का। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने आईपी 15 मिलियन की खरीदी थी और उसकी लाइफ है 10 साल, तो आपने डेप्रिसिएशन बुक किया होगा एक साल का कितना? 1.5। तो आपने एक एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.5 मिलियन से। एग्रीड? चलें इसको आगे लेके चलते हैं। वो बोल रहा है कि भाई फिर इसको कैरिंग अमाउंट पे ले आओ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब मैं इसको कैरिंग अमाउंट पे ले आऊंगा तो कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? कैरिंग अमाउंट आ गई 13.5। तो वो क्या कह रहा है? डी रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी एज आईपी एंड रिकॉर्ड एज इन्वेंट्री। एंट्री क्या बनाऊंगा पता है यहां पे? और आईपी कितने से? सर आपने फेयर वैल्यू गेन नहीं बुक किया क्योंकि होना भी नहीं था, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे रखी हुई थी? कॉस्ट मॉडल पे। तो जो कॉस्ट मॉडल पे थी जितनी यूज हुई उतनी यूज हो गई, जो बच गई वहां ले जाओ। बात समझ आ रही है? सिंपल उसूल है ये। देखो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट शैल बी एज पर IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो मुझे आप एक बात बताते हैं, यहां पे अब कॉस्ट कितनी हो गई? अच्छा अब अगर फेयर वैल्यू 22 मिलियन चल रही है तो क्या वहां जाऊंगा फेयर वैल्यू पे या इसको बिकने का वेट करूंगा? जब बेचेंगे तो सेल बुक हो जाएगी। तो पहले बताओ जानी यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा आप देखें यूं हुआ क्या, आपने आईपी किस पे रखी हुई है? कॉस्ट पे। सोच के बताओ, जो आईपी कॉस्ट पे रखी हुई है तो क्या करते हैं? डेप्रिशिएट करते हैं। आईपी आपने कॉस्ट पे रखी हुई है, आप डेप्रिशिएट करते रहे तो आपने कहा एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 1.5 का। तो आपने एंट्री क्या बनाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 1.5 मिलियन से। कोई आपसे पूछे आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे मौजूद है तो आप 15 कहेंगे या 13.5? तो अच्छा कोई आपको बोले इस दिन के ऊपर आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया कहां पे? IS2 में। तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखेंगे, खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कर दिया क्रेडिट, कितने से? 13.5 से। और इन्वेंट्री को कर दिया डेबिट, कितने से? 13.5 से। अब मुझे बताओ ये 13.5 इन्वेंट्री की कॉस्ट बन गई। अब इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में आसमानों पे ही हो, क्या वहां पे जाएंगे? नहीं। तो सर आपका सवाल ये होना चाहिए तो फिर हमने सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गेन क्यों नहीं बुक किया फेयर वैल्यू का? है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है? कॉस्ट पे। तो इसको यूं सोचें आप अपने तरीके से कि सर हम यूं क्यों नहीं कहते कि जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 15 मिलियन की, उसको कुछ यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया? 1 पॉइंट, बची कितने की? तो 13.5 उठा के कहाँ फेंक दिया? इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री कॉस्ट 13.5 हो गई। अच्छा क्यों सर? 15 मिलियन कॉस्ट होनी चाहिए थी भाई, कुछ यूज भी तो हो गई ना, तो वो डेप्रिसिएट भी तो हुई है ना। तो उसके बाद आपके पास कितने की बची? 13.5 की। अब 13.5 आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, फेयर वैल्यू कितनी है? 22 मिलियन। क्या 22 मिलियन पे जाओगे या बेचने का वेट करोगे? जब बेचेंगे तो सेल बुक हो जाएगी। क्लैरिटी है? अच्छा सिमिलरली अगर मैं आपको ये चीज सिखाना चाहूं, आप इन आईपी से, कहां से? आईपी से जब इन्वेंट्री में जाते हैं
और अगर आपकी आईपी कॉस्ट पे कैरी हो रही है तो सिंपल आपने उसको डेप्रिशिएट करके ट्रांसफर कर देना है। सेम केस पीपी में भी था कि आईपी कॉस्ट पे कैरी हो रही थी, आप पीपी में जा रहे थे, आपने क्या किया था, डेप्रिशिएट किया था, जितने पे थी उतने पे उठा के फेंक दिया था। तो पहले दोनों प्रिंसिपल्स आपस में सेम है, दोनों प्रिंसिपल आपस में क्या है, सेम है। अब आप लॉजिक लगाएं, फेयर वैल्यू को इग्नोर करेंगे ना क्योंकि इन्वेंट्री है, बिल्कुल ऐसा आप फेयर वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो एक समराइज वे तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे एक साथ बताओगे तो फिर ये चैप्टर खत्म, पे प्रैक्टिस बाकी है हमारी, प्रैक्टिस हम करेंगे सवालात की, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एक एक करके मुझे बताओ जल्दी से, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है तो सर ट्रांसफर वाली ट्रांजैक्शन की राइटिंग देखो, ये मैंने थोड़ा सा कोने में बना दी है, ट्रांसफर ऐसे होगा, इन्वेंट्री डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से, बस ये एंट्री बनाई है मैंने, सही है, ओके। अच्छा सुने जल्दी से, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने जवाब देना है कि क्या क्या होगा। हमारे 3 केसेस हैं, सही जी, यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम इसको क्लोज करें। यहाँ पे हमारे 3 केसेस हैं। अच्छा 3 केसेस के अंदर मैंने कहा जल्दी बताओ कि अगर मैं केस ऐसे ही बना रहा हूँ, टेस्ट चाहिए आपका हाथ के हाथ। केस 1 मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इन्वेंट्री से कहाँ पे, आईपी में। अच्छा मैंने कहा कि मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 मिलियन है, फेयर वैल्यू 25 मिलियन है। मैं आईपी में कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करूं? हाँ जी, इंशाल कह रहे हैं 20, इलियास भी कह रहे हैं 20, हाँ जी, बाकी बच्चों सज्जाद भी कह रहे हैं 20, आप कह रहे हैं 20, पक्की बात है। यहाँ पे गेन क्यों नहीं बुक कर रहे सर? वो इन्वेंट्री है। और डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होती है। तो सर आपने कहा ये 20 मिलियन उठ के किधर आ जाएगा? आईपी में। तो एंट्री क्या बनाएंगे आप इसकी? सर एंट्री ये बनाएंगे, एंट्री ये बनाएंगे, इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट और आईपी हो जाएगा डेबिट। क्लियर है? अच्छा अब इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। यस, सब्जेक्ट टू कि आईपी किस पे कैरी हो रही हो? फेयर वैल्यू पे। तो इसको उठा के मैं किस पे ले आऊंगा? फेयर वैल्यू पे। कितने से? डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया? फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, बेसिक बात की अभी, सही है जी। अच्छा तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री से उठ के ऐसे ही आ सकता है या पहले इसको रेंट पे देना होगा? रेंट पे देना होगा, वो अपना कॉन्सेप्ट अपनी जगह। चलें केस 2, मैंने कहा वही कॉस्ट आपकी 20 मिलियन है, फेयर वैल्यू 25 मिलियन है और आईपी एट कॉस्ट है। अच्छा यहां से वहां ट्रांसफर किस पे करूं? यहां से वहां ट्रांसफर किस पे करूं? 20 मिलियन पे, सेम अमाउंट। एग्रीड? ये इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होगी। हमने सिंपल एक एंट्री बनाई, आईपी डेबिट इन्वेंट्री कितने से? 20 मिलियन से। सर क्या इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं? आईपी किस पे कैरी हो रही है? कॉस्ट पे। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, लाइफ इसकी हमने रख दी 10 ईयर्स, रिमेनिंग लाइफ, अज्यूमिंग रिमेनिंग लाइफ क्या करूं? डेप्रिशिएट करेंगे। तो हमने क्या कहा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और आईपी या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 2 मिलियन से। एग्रीड? जो सिंपल केस है। अच्छा अब केस 3, हमने कहा आईपी से कहां जा रहे हैं? वेरी गुड, इन्वेंट्री में। अच्छा सर आईपी कैरी हो रही है कॉस्ट पे। तो मुझे आप एक बात बता दें, आईपी अगर कॉस्ट पे कैरी हो रही है तो मैंने
कॉस्ट इसकी रखी थी 20 मिलियन, लाइफ इसकी रखी थी 10 साल, तो क्या करूं, डेप्रिशिएट करूं? चलें जी, तो आपने कहा पहले तो आईपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से हुआ था? 20 मिलियन से। आपने फिर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? अच्छा, इस दिन पे इसकी फेयर वैल्यू चल रही है 22 मिलियन। क्या मेरे लिए ये कंसिडरेबल है या इग्नोर करूंगा? इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किस पे रखी हुई है? कॉस्ट पे रखी हुई है। बेहतरीन, इसको हटा दिया। तो अब मैं इन्वेंट्री में किस पे फेंकूं? कैरिंग अमाउंट पे। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? 18 मिलियन। तो यहां पे क्या एंट्री बनाएंगे आप? इन्वेंट्री डेबिट और आईपी कितने से भाई? अच्छा, इसकी फेयर वैल्यू इस दिन के ऊपर वही 22 मिलियन है। क्या 18 से 22 पे चला जाऊं? क्यों? सेल होगी तब की तब देखेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, भाई कौन सा भी याद रहेंगे? पक्की बात है। मतलब इससे ज़्यादा समराइज नहीं हो सकता। मैंने बेहद दर्जे की कोशिश की है कि मैं एक जगह ले आऊँ सबको। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज़ बताओ क्या बात समझ आती है? ये हमने पूरा समराइज कर दिया है, पूरे इन्वेंट्री के केसेस को। क्लैरिटी है? चलें, ओके। तो अब हम कल एक और क्लास लगाते हैं आईपी की, जिसमें हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। सही है? इसमें पास्ट पेपर भी कर लेंगे, बहुत सारे सवालात भी कर लेंगे, ताकि सारे केसेस क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। क्लैरिटी है ऑनलाइन वालों? हाँ जी, सजाद कह रहे हैं एक और भी तो केस हो सकता है। कौन सा केस जानी? आईपी एट फेयर वैल्यू टू इन्वेंट्री वाला। अच्छा, वो तो करा दिया ना अभी, वो अभी प्रेजेंटेशन में जो करवाया। आप मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल आईपी एट फेयर वैल्यू होती, आईपी एट फेयर वैल्यू होती, तो आप क्या करते? पहले आईपी को रीवैल्यू करते। ऐसा ही है, डेप्रिशिएट, फेयर वैल्यू गेन लॉस आता, और वही गेन लॉस के साथ वाली आईपी उठा के कहाँ फेंक देते? इन्वेंट्री में। ख़त्म। सही है? तो वो तो हमने किया मैंने जानी, वो तो मैंने बता दिया। चाहो तो लिख देता हूँ, चाहो तो लिख देता हूँ। केस कौन सा आ गया? 4। क्या लिखा हमने? आईपी एट फेयर वैल्यू। कॉस्ट कितनी थी? 20 मिलियन। लाइफ कितनी थी? 10 साल। फेयर वैल्यू कितनी है? 22 मिलियन। आप क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे या सीधा फेयर वैल्यू? तो आपने क्या कहा? आईपी डेबिट फेयर वैल्यू गेन कितने से? 2 मिलियन से। और फिर यहां पे आप क्या करते? 22 पे, और उसके बाद वैल्यू 30 हो जाए। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू 30 हो जाए तो कुछ करेंगे या रुके रहेंगे यहाँ पे? कब तक? जब तक सेल नहीं हो जाती। क्लैरिटी है? तो आई होप हमने सारे केसेस को अब कवर कर लिया है इसके। अब हमारी सिर्फ इसकी क्या बाकी है? प्रैक्टिस। क्लियर है? तो मैं बस ये 2 जो अंग्रेज़ी के वो हैं इसके अंदर, ये मैं लगा देता हूँ, ताकि आप अकॉर्डिंगली फिर इसको बाद में कॉपी कर लीजिएगा। सही हो गया? चलें मिलते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच इलियास, जज़ाकल्लाह। हाँ, सैयद कामिल कह रहे हैं कि सर मुझे अब समझ आ गया कि FAR1 का रिज़ल्ट बच्चों का इतना क्यों बुरा आता है, क्योंकि हाजिर दिमागी नहीं होती है, और जो हम सीख रहे हैं वो हाजिर दिमागी है। कि देखो, आपने मुझसे सवाल किया ना IS1 में क्या होता है, IS2 में क्या होता है, IS2 में क्यों नहीं होता। जब क्यों के जवाबात आ रहे हैं तो हम एक एक इलस्ट्रेशन ऐड करते वहाँ तक पहुँच गए। पहले तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, ये दिमाग में आना चाहिए कि एक चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। दोनों की लॉजिक्स हैं। चलें जी, इसका PDF मैं भी भेजता हूँ आपको, ताकि आप नोटिंग कर लें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।